नमस्कार और स्वागत है। आज हम 2008 की फिल्म द इनक्रेडिबल हल्क पर एक गहरी नजर डालने वाले हैं। हाँ, ये वो फिल्म है जिसे एमसीयू के शुरुआती दिनों में अक्सर लोग भूल जाते हैं। सही कहा। लेकिन हमारे पास जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि ये सिर्फ एक मॉन्स्टर की कहानी से कहीं ज्यादा है। ये शक्ति, नियंत्रण और अ, इंसानियत के बारे में कुछ बहुत जरूरी सवाल उठाती है। बिल्कुल। और इसकी गहराई इस बात में है कि मॉन्स्टर कौन है, इसकी परिभाषा ही पूरी फिल्म में बदलती रहती है। मतलब क्या वो ब्रूस बैनर है जो अपने अंदर के गुस्से से लड़ रहा है, या फिर जनरल रॉस जो इंसानी जान की परवाह किए बिना एक हथियार बनाना चाहते हैं, या फिर एमिल ब्लॉन्स्की। हाँ, एमिल ब्लॉन्स्की जो ताकत के लिए कुछ भी करने को तैयार है। ये फिल्म असल में इन तीन किरदारों के बीच शक्ति को लेकर एक वैचारिक जंग है। तो चलिए इसी जंग को खोलकर देखते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक नाकाम प्रयोग से। हाँ, ब्रूस बैनर एक बहुत ही शानदार वैज्ञानिक, वो उस सुपर सोल्जर सीरम को फिर से बनाने की कोशिश कर रहे थे जिसने कैप्टन अमेरिका को बनाया था, लेकिन यहाँ वो गामा रेडिएशन का इस्तेमाल कर रहे थे। और यहीं से बात दिलचस्प हो जाती है। ये एक तरह से विज्ञान के अहंकार की कहानी है। अहंकार? कैसे? वो एक चमत्कार को दोहराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन शायद बहुत जल्दबाजी में। नतीजा ये होता है कि एक भयानक दुर्घटना में ब्रूस भारी मात्रा में गामा रेडिएशन के संपर्क में आ जाते हैं। और वो मरते नहीं, बल्कि उनका डीएनए ही बदल जाता है। बिल्कुल। अब उनका शरीर एक तरह का क्या कहते हैं बायोलॉजिकल बॉम्ब बन गया है, और उसका टाइमर उनका अपना दिल है। जैसे ही उनका हार्ट रेट 200 बीट्स प्रति मिनट के पार जाता है, चाहे गुस्से से, डर से या तनाव से, वो हल्क में बदल जाते हैं। एक ऐसा प्राणी जिसमें असीमित ताकत है पर नियंत्रण शून्य। और यही नियंत्रण की कमी ब्रूस को एक भगोड़ा बना देती है। वो ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में एक बॉटलिंग फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, सबसे छुपकर। सोचिए जरा, अपनी पहचान, अपना प्यार, अपनी पूरी जिंदगी पीछे छोड़ आए हैं। वो ध्यान और सांस लेने की तकनीक सीख रहे हैं सिर्फ इसलिए ताकि वो शांत रह सकें। एक आदमी जो अपनी ही ताकत से इतना डरता है। बिल्कुल। और यहीं पर कहानी के दो दूसरे कौन आते हैं, जनरल थेडियस थंडरबोल्ट रॉस और एमिल ब्लॉन्स्की। जनरल रॉस, उनके लिए तो हल्क कोई इंसान है ही नहीं। नहीं, उनके लिए वो एक खोया हुआ सरकारी हथियार है जिसे वो वापस पाना चाहते हैं। वो उसे नियंत्रित करके अमेरिका की सैन्य शक्ति बनाना चाहते हैं। उनकी सोच में इंसानियत के लिए कोई जगह नहीं है, सिर्फ मिशन है। और ब्लॉन्स्की, वो तो और भी दिलचस्प है। हाँ, वो एक बेहतरीन सैनिक है, लेकिन उम्र ढल रही है, वो अपनी सीमाओं से थक चुका है। और जब वो पहली बार हल्क की ताकत देखता है तो वो डरता नहीं, वो मोहित हो जाता है। हाँ, उसके लिए हल्क कोई त्रासदी नहीं बल्कि एक विकासवादी लक्ष्य है। वो उस ताकत को देखकर सोचता है, मुझे भी ये चाहिए। तो हमारे पास तीन किरदार हैं। एक जो ताकत से भाग रहा है, ब्रूस। एक जो उसे हथियार बनाना चाहता है, रॉस। और एक जो उसे खुद हासिल करना चाहता है, ब्लॉन्स्की। पूरी फिल्म इन्हीं तीन इच्छाओं का टकराव है। और ये टकराव पहली बार होता है ब्राजील की उसी फैक्ट्री में। हाँ, रॉस की टीम ब्रूस को घेर लेती है और तनाव इतना बढ़ जाता है कि ब्रूस नियंत्रण खो देता है। और फिर जो तबाही मचती है, ओहो, वो तो बस हल्क सिर्फ सैनिकों को हराता नहीं है, वो उन्हें पूरी तरह से रौंद देता है। लेकिन इस लड़ाई का सबसे गहरा असर होता है एमिल ब्लॉन्स्की पर। वो बुरी तरह घायल होता है, उसकी सारी हड्डियां टूट जाती हैं। एक आम इंसान के लिए ये एक भयानक अनुभव होता, लेकिन ब्लॉन्स्की के लिए ये एक रहस्योद्घाटन जैसा है। वो उस ताकत का स्वाद चख लेता है और अब वो उसका आदी हो चुका है। तो वो जनरल रॉस के पास जाके और ज्यादा ताकत मांगता है। और रॉस, जो अपने लक्ष्य के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, वो उसे सुपर सोल्जर सीरम का एक प्रायोगिक वर्जन दे देते हैं। ये एक बहुत बड़ा जुआ है। और यहाँ जो बात फैसिनेटिंग है वो ये कि सीरम ब्लॉन्स्की को बदल तो देता है, पर जैसा सोचा था वैसा नहीं। उसे ताकत और गति मिलती है, लेकिन उसकी आक्रामकता कई गुना बढ़ जाती है। उसका शरीर धीरे धीरे विकृत होने लगता है। सीरम ने उसके अंदर के राक्षस को बस बाहर निकाल दिया। ये कहानी का एक अहम मोड़ है ना? बिल्कुल। सेना का शक्ति का पीछा एक और भी बड़े राक्षस को जन्म देने की नींव रखता है। इस तबाही के बाद ब्रूस समझ जाता है कि वो अब भाग नहीं सकता, उसे एक इलाज चाहिए। और उस इलाज की चाबी उस एक इंसान के पास है जिससे वो दूर रहने की कोशिश कर रहा था, बेटी रॉस, जो न सिर्फ उसकी पुरानी प्रेमिका है बल्कि उसके सबसे बड़े दुश्मन जनरल रॉस की बेटी भी है। इससे ज्यादा मुश्किल हालात क्या हो सकते हैं? लेकिन बेटी अपने पिता के विपरीत ब्रूस को एक इंसान के रूप में देखती है। हाँ,
एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसे मदद की जरूरत है। और वो उसे डॉक्टर सैमुअल स्टर्न से मिलवाती हैं, जिन्हें ब्रूस मिस्टर ब्लू के नाम से जानते थे। यहाँ एक उम्मीद की किरण दिखाई देती है। स्टर्न्स को लगता है कि वो ब्रूस के खून से गामा रेडिएशन को निकालकर उसका इलाज कर सकते हैं। एक पल के लिए ऐसा लगता है कि वो सफल हो गए हैं। ब्रूस शायद फिर से सामान्य हो सकता है। लेकिन वो उम्मीद बहुत छोटी साबित होती है जनरल रॉस की सेना उस लैब पर हमला कर देती है। और इसी अफरा तफरी के बीच ब्लॉन्स्की, जो अब और भी ज्यादा अस्थिर और ताकत का भूखा है, वो डॉक्टर स्टर्न्स को मजबूर करता है कि वो हल्क के खून को उसे इंजेक्ट कर दे। ये कितनी विडंबना है। इलाज की तलाश एक और भी भयानक राक्षस के जन्म का कारण बनती है। और मैं तो ये कहूंगा कि ब्लॉन्स्की का बदलना ब्रूस से ज्यादा भयानक है। क्यों? क्योंकि ब्रूस का ट्रांसफॉर्मेशन एक हादसा था, वो एक पीड़ित है, लेकिन ब्लॉन्स्की ये रास्ता खुद चुनता है। वो जानबूझकर एक राक्षस बनता है। बिल्कुल सही कहा। और एबैमिनेशन का जन्म वाकई भयानक है। वो हल्क से भी ज्यादा लंबा, ज्यादा मजबूत है। उसके पीठ पर हड्डियां निकली हुई हैं। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह है कि उसके अंदर ब्रूस बैनर की कोई इंसानियत नहीं है। वो सिर्फ विनाश करना चाहता है और उसे इसमें मजा आता है। और वो न्यूयॉर्क की हार्लम की सड़कों पर तबाही मचाना शुरू कर देता है। और अब सेना के पास उसे रोकने के लिए कुछ नहीं है। उन्होंने जिस हथियार को बनाने की कोशिश की, वो अब उन्हीं के खिलाफ हो गया है। और इसी पल ब्रूस एक बहुत बड़ा फैसला लेता है। हाँ, उसे एहसास होता है कि एबैमिनेशन को रोकने वाला कोई और नहीं है। उसे केवल हल्क ही रोक सकता है। ये उसकी सोच में एक जबरदस्त बदलाव है। अब तक वो अपने अंदर के राक्षस से भाग रहा था, उसे दबा रहा था। लेकिन अब वो उसे एक उद्देश्य के लिए, लोगों को बचाने के लिए इस्तेमाल करने का फैसला करता है। ये एक अहम सवाल खड़ा करता है, क्या बड़ी शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है? और ब्रूस इस सवाल का जवाब हाँ में देता है, चाहे उसे इसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े। और फिर शुरू होती है वो अंतिम लड़ाई। हार्लेम की सड़कों पर दो दैत्यों का महायुद्ध। गाड़ियां हथियारों की तरह इस्तेमाल हो रही हैं, इमारतें टूट रही हैं। लेकिन इस लड़ाई में जो सबसे ज्यादा पसंद है वो ये है कि हल्क सिर्फ अपनी ताकत से नहीं जीतता। नहीं, वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता है। वो बेटी और जनरल रॉस को बचाता है। वो एबोमिनेशन को फंसाने के लिए रणनीति बनाता है। ये सिर्फ हल्का गुस्सा नहीं है, ये ब्रूस का दिमाग है जो उस गुस्से को एक दिशा दे रहा है। एक बहुत बड़ा पल है ना। हाँ, वो साबित करता है कि हल्क के अंदर भी ब्रूस की इंसानियत जिंदा है। मॉन्स्टर के अंदर का इंसान जीत जाता है। और अंत में जब वो एबोमिनेशन को हरा देता है तो उसे जान से नहीं मारता। नहीं, वो उसे सिर्फ रोक देता है। ये दिखाता है कि वो ब्लॉन्स्की जैसा नहीं है। लड़ाई खत्म हो जाती है, लेकिन ब्रूस के लिए असली चुनौती अब शुरू होती है। पक्वता को दिखाता है। वो समझ जाता है कि वो कभी सामान्य जीवन नहीं जी सकता। वो फिर से अकेलेपन को चुनता है, लेकिन इस बार एक नए नजरिए के साथ। वो भाग नहीं रहा है, बल्कि अपनी सच्चाई को स्वीकार कर रहा है। और यही फिल्म का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण दृश्य आता है। हम देखते हैं कि ब्रूस कहीं दूर एकांत में ध्यान कर रहा है। उसकी आंखें हरी हो जाती हैं, हार्ट मॉनिटर तेजी से बीप करने लगता है। लेकिन इस बार वो गुस्से से नियंत्रण खोने के बजाय मुस्कुराता है। तो इस सब का क्या मतलब है? क्या ये वाकई जीत है? ये एक बहुत दिलचस्प सवाल है। मेरे हिसाब से ये एक समझौता है, एक तरह का ट्रूस। फिल्म ये नहीं कहती कि उसने हल्क को पालतू बना लिया है। फिर वो मुस्कुराहट इस बात की स्वीकृति है कि ये विनाशकारी शक्ति अब उसके काबू में है, लेकिन एक बटन की तरह नहीं जिसे वो जब चाहे दबा सके। मतलब ये एक न्यूक्लियर रिएक्टर को संभालने जैसा है। बिल्कुल, हमेशा ध्यान रखना होगा, नहीं तो सब कुछ तबाह हो सकता है। उसने राक्षस को खत्म नहीं किया, उसने उसके साथ जीना सीख लिया है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब आप सोचते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया है, तभी पोस्ट क्रेडिट सीन आता है। जनरल रॉस एक बार में बैठे हैं और उनसे मिलने कोई और नहीं बल्कि टोनी स्टार्क यानी आयरन मैन आते हैं। और टोनी स्टार्क अपनी वो प्रसिद्ध लाइन कहते हैं, हम एक टीम बना रहे हैं। उस समय सिनेमा हॉल में ये एक धमाके जैसा था। हाँ, ये मार्वल का तरीका था ये बताने का कि ये सिर्फ एक हल्क मूवी नहीं है, ये एक बहुत बड़ी पहेली का दूसरा टुकड़ा है। इस एक सीन ने इस फिल्म को सीधे तौर पर बड़े मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स से जोड़ दिया और द एवेंजर्स की नींव रखी। इसने न केवल हल्क को एमसीयू में स्थापित किया, बल्कि जनरल रॉस जैसे किरदार को भी पेश किया जो आगे की कहानियों में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो कुल मिलाकर ये सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं है, ये ब्रूस बैनर की एक ऐसी यात्रा है जहां एक आदमी जो अपने अंदर के राक्षस से भाग रहा था, अंत में उसे स्वीकार करना और नियंत्रित करना सीखता है। फिल्म हमें दिखाती है कि बिना नियंत्रण के शक्ति कितनी खतरनाक हो सकती है और अपने वास्तविक स्वरूप को स्वीकार करना कितना जरूरी है।
इस पूरी चर्चा के बाद एक विचार मन में आता है जो सुनने वालों के लिए छोड़ना चाहूंगी। फिल्म दिखाती है कि ब्रूस हल्क को नियंत्रित करना सीखता है। वो मुस्कुराता है, जिसका मतलब है कि उसने एक तरह का संतुलन पा लिया है। लेकिन क्या इतनी विशाल, आदिम और गुस्से से भरी शक्ति को सच में पूरी तरह से नियंत्रित किया जा सकता है, या ये हमेशा एक नाजुक समझौता ही रहेगा, एक ऐसी रस्सी पर चलने जैसा जिसके टूटने का खतरा हमेशा मौजूद हो?